हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो बढ़िया हो? तो गुड मॉर्निंग। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो कल हमने राजस्थान की मध्यकालीन एवं प्रशासनिक भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ा था और थोड़ी बहुत जानकारियां प्राप्त भी कर ली थी। तो कल हमने ताजीन तक देख लिया था, तो उससे आगे भी बात की थी, जैसे बाह्य प्रसाव जो मैंने आपको कल पढ़ाया, मैं उसको रिवाइज करता हूँ पहले। तो देखो, पहले हमने पढ़ा था सामंतों के विशेषाधिकार तीन थे। पहले तो था ताजीन। जब राजा दरबार जब सामंत दरबार में आता था, तब राजा खड़े होकर उसका स्वागत करता था। यह दो प्रकार की होती है, ई केवड़ी केवल एक बार आने पर, दोवड़ी आने और जाने पर। दूसरी थी बाह्य प्रसाद। सामंत राजा के घुटनों के तलवार स्पर्श करता था, राजा सामंत के कंधे थपथपा दिया करता था। दूसरी थी हाथ को अब। तीसरी अगला हाथ को अब। सामंत राजा के तलवार स्पर्श करता था, राजा सामंत के कंधे थपथपा दिया करता था, और सामंत व राजा उस हाथ को अपने हृदय से लगाता था। जागीर के प्रकार। सामंती जागीर। राजा यह जागीर अपने भाइयों को देता था, और इसे सामंती जागीर कहा जाता है। दूसरा है हुकूमत जागीर। राजा अपने प्रशासनिक अधिकारियों को यह जागीर देता था। जो सामंती जागीर होती है यह वंशानुगत होती है, जो प्रशासनिक प्रशा- जो हुकूमत जागीर होती है यह एक अवंशानुगत होती है। उसके बाद में शासन, ये कुछ अनुवाद हुआ करते थे। शासन ये धार्मिक अनुवाद होते थे। राजा जैसे मस्जिद मस्जिद धर्म इस्लाम मस्जिद मंदिर दरगाह आदि को भूमि दान देता था। जो यह भूमि कर मुक्त भूमि होती थी, इसे माफी जागीर भी कहा जाता था। उसके बाद में तीसरी होती है भूम। राजा भूम जागीर। राजा यह जागीर अपने सैनिक अधिकारियों सैनिकों को देता था। यह वंशानुगत एवं अवंशानुगत होती थी। देखो, मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर दरगाह के लिए 18 गांव दान में दिए थे, और मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह को 4 गांव दिए थे। मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह ने इस अजमेर दरगाह के लिए भूमि अनुदान दिया था। छत्रपति साहू पहला महाराजा राजा था जिसने इस अजमेर दरगाह के लिए उपहार भेंट किए थे। उसके बाद में सामंतों की श्रेणियां। सामंतों श्रेणियां। फिर मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में 16 सामंत थे, जिन्हें उमराव कहा जाता है। इनमें सलूम्बर का सामंत सबसे प्रमुख होता था। देवगढ़ 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 मेवाड़ का अंतिम ठिकाना था। 16वां देवगढ़ राजसमंद में। दूसरी थी दूसरी श्रेणी दूसरी श्रेणी मेवाड़ की जो दूसरी श्रेणी थी, उसमें 32 सामंत होते थे। और तृतीय श्रेणी में 100 से अधिक सामंत होते थे, जिन्हें गोल के सामंत कहा जाता था। बीकानेर में बीकानेर में सामंतों की 4 श्रेणियां थी। पहली है राजा की निकट तीन पीढ़ी के राजा की राजा की पीढ़ी के राजा की पीढ़ी के राजा की राजा की 3 पीढ़ी के निकट के सामंत। उसके बाद में दूसरी थी राजकुमार में सिरदार। निकट 3 पीढ़ी के अलावा राठौर वंश। राजा की निकट 3 पीढ़ी के अलावा राठौर राठौर। उसके बाद में सिरदार के बाद में हमने देखा था सिरदार। इसके बाद में देखा था जो राजा के जो राजा राजा अपने राजा सामंतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। इसे उसे क्या बोलते थे, याद नहीं आ रहा। मैं हुक्मनामा बोलते थे, हुकूमत जागे। और उसके बाद में चौथी थी यह राजा अपने प्रशासनिक अधिकारी को देता था। बीकानेर में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी प्रथम श्रेणी में बीका के वंशज। द्वितीय श्रेणी में बीका के वंशज के अलावा राठौर। और तृतीय श्रेणी इसमें बीका से पहले के बीकानेर के सामंत। और जोधपुर में और जैसलमेर में हरराज ने सामंतों की 2 श्रेणियां स्थापित की थी। पहली है पहली पहली दावी, दूसरी जूमी। दावी मतलब राजा की लेफ्ट साइड में जो
सामंत बैठते थे उनको दावी बोला जाता है। राइट साइड में जो सामंत बैठते थे उनको जीवनी बोला जाता है। अब इससे आगे देखेंगे। अब देखेंगे आमेर में। पांचवा है आमेर। आमेर पृथ्वीराज ने आमेर में 32 सामंत बनाए थे 32 सामंत बनाए थे इन्हें। और 12 सामंत पृथ्वीराज ने आमेर में 12 सामंत बनाए थे। इन्हें 12 कोटड़ी सामंत कहते थे। उसके बाद में कोटा में सामंतों की 30 श्रेणियां थी। कोटा में सामंतों की 30 श्रेणियां थी। 30 श्रेणियां थी। इनमें आला चौहानों की संख्या अधिक है। 30 कोटा में 30 मुख्य सामंत थे। 30 मुख्य सामंत थे। 30 मुख्य सामंत थे। इनमें कोटा में आला चौहानों की संख्या अधिक थी। कोटा में आला चौहानों की संख्या अधिक थी। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया था। कोटा के जो चौहान है इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया था। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला देश की, दूसरा हजूरती। अब देखना है राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी। राज्यों का प्रशासनिक अधिकारी राजा होता है। राजा एक तो इतना 40 दशक में राजा ने सामंतों की 2 श्रेणियां स्थापित की थी। दावी लेफ्ट साइड, जीवनी राइट साइड, 2 सामंत बैठ गए। आमेर के पृथ्वीराज ने आमेर में 12 सामंत बनाए थे। 12 मुख्य सामंत थे। मुख्य 12 सामंत थे जिन्हें 12 कोटड़ी सामंत कहते हैं। कोटा में 30 मुख्य सामंत थे। कोटा में आला चौहानों की संख्या अधिक थी। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। देशती एवं हजूरती। अब हम लिखेंगे राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। राजा होता है। राजा, प्रधान, बता लिया। राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। पहला राजा। राजा एक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। राजा एक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। राजा के ऊपर नैतिकत्व व धार्मिक धर्म शास्त्रों का दबाव होता था। राजा राजा नियम कुछ नहीं था, बल्कि वह सैनिक, युवराज आदि की सहायता से प्रशासन संभालता था। तो उतार लीजिए अपना, फिर दिखाएंगे। देखो, राजा एक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था।
राजा के पास सारी शक्ति, राजा के पास होती। यह प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख होता था। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संभालता था, सैनिक सेना को संभालता था, न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख होता, सबसे बड़ा प्रमुख होता था। राजा निरंकुश नहीं था। राजा निरंकुश नहीं था, वह राजा सामंतों, युवराज, पुरोहित की सहायता से शासन करता था। मतलब इन्हीं के सहयोग से क्या राजा बनता था, और इन्हीं के सहयोग से क्या तो शासन संभालता था। राजा पर धर्म शास्त्रों का नियंत्रण व नीतिगत दबाव होते थे। यदि राजा पर धर्म शास्त्र से किसी ने कोई किसी ने कोई गलत काम कर दिया, तो राजा के ऊपर नीतिगत दबाव होता है कि उसको सजा देनी है नहीं। यदि उसने सजा नहीं दी तो इधर से जनता मारेगी। यदि जिसने राजा को राजा बनाया था उसका बेटा हुआ तो वो दबाव डालेगा, तो राजा पर नीति धर्म शास्त्रों का नियंत्रण और नीतिगत दबाव होता है। राजा यदि राजा कम उम्र का होता है तो राजा की माता शासन संभालती है। प्रधान प्रधान यह राजा को सैनिक एवं प्रशासनिक मामलों में सलाह देता है। राजा को कहता है कि सैनिक मामले में युद्ध करना है नहीं करना, प्रशासनिक मामले किसे हटाना है नहीं हटाना। प्रशासनिक मामलों में राजा को सलाह देता है। अधिकारियों के मामले अलग अलग रियासतों में प्रधान को इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। कोटा बूंदी में इसे दीवान में फौजदार कहते हैं। बीकानेर भरतपुर में मुख्तियार कहा जाता है। जयपुर में मुसाहिब कहा जाता है। और मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर में इसे प्रधान कहा जाता है। राजा एक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। यह प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख होता था। राजा निरंकुश नहीं था, वह सामंत युवराज पुरोहित की सहायता से शासन करता है। राजा पर धर्म शास्त्रों का नियंत्रण व नीतिगत दबाव होता था। यदि राजा कम उम्र का होता था तो राजा की माँ शासन संभालती थी। प्रधान यह सैनिक और प्रशासनिक मामलों में राजा को सलाह देता है। प्रधान को अलग अलग रियासत में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कोटा बूंदी में इसे दीवान या फौजदार कहा जाता है। मेवाड़ मारवाड़ व जैसलमेर में इसे प्रधान कहा जाता है। जयपुर में मुसाहिब कहा जाता है। भरतपुर और बीकानेर में मुख्तियार कहा जाता है। तो अगला आप लिखेंगे दीवान। तीन दो हो गए ना, अब अगला लिखेंगे दीवान। दीवान यह राजा को वित्त एवं राजस्व के मामले में सलाह देता है, और इसे देश दीवान कहते हैं। मतलब राजा कहीं चल जाता है वहां तो दीवान इसका राज्य को संभालता था। तो तीसरा दीवान। दीवान उतार दीजिए आइडिया। देखो दीवान यह राजा को वित्त एवं राजस्व के मामले में सलाह देता है। वित्त में पैसों के और टैक्स के बारे में सलाह देता था कि कितना लेना है नहीं लेना। राजा की अनुपस्थिति में यह राज्य संभालता था। कौन? दीवान। राजा कहीं बाहर चला जाता था तब राजा की अन्य अनुपस्थिति में राज्य संभालता था, राज्यों से टैक्स वसूलता था। अतः इसलिए इसे देश दीवान भी कहते हैं। जैसे मोहन और नैन्सी उदाहरण है। यह परगनों में हाकिम की नियुक्ति करता है। हाकिम एक अधिकारी होता है, न्यायिक अधिकारी, उसकी नियुक्ति करता है। कौन? दीवान। बख्शी बख्शी मतलब रक्षा मंत्री मान लो। यह सेना को भर्ती कराना, मतलब सेना में किसके को शामिल करना नहीं करना, और सेना को अनुशासन के मामले देखता था कि सेना सही तरह से काम कर रही है नहीं कर रही। मतलब न्याय बख्शी यह सेना तथा किलों पर होने वाले खर्च का ध्यान रखता था। जैसे सेना में कितने रुपए लग गए, कि सेना को कितनी तनख्वाह देनी है, किले बनाए तो कितने रुपए का खर्चा आया, तो उनके ऊपर होने वाले खर्च का ध्यान रखता है। यह रेट का भी हिसाब रखता था। रेट मतलब जो जमीन से जो टैक्स लिया जाता था ना, उसका भी ध्यान रखता था। नियम यह राजा की तरफ से पत्र व्यवहार करता था, मतलब कांस्टेबल टाइप में। यदि कोई भी राजा के पास शिकायत कराने आता तो मीर मुंशी राजा को बताता कि सिकदा यह गैर सैनिक खर्चों का ध्यान रखता है। गैर सैनिक मतलब अदर जो खर्चे होते हैं उनका ध्यान रखता था। यह नगर प्रशासन संभालता था। यह मुगल प्रशासन में से कोतवाल का, जैसे गल्ला बहुत से थाने होते हैं उनके ऊपर, छोटे थाने उनके ऊपर लिखा था कोतवाल थाना, कोतवाल। तो वैसे ही कोतवाल में छोटा था। तो सिकदा यह गैर सैनिक खर्चों का ध्यान रखता था।
यह नगर प्रशासन संभालता था। यह मुगल प्रशासन में इसे कोतवाल कहते थे। दीवान यह राजा को बीते हुए राजस्व के मामले में सलाह देता था। राजा की अनुपस्थिति में यह राज्य संभालता था, अतः इसलिए देश दीवान कहते हैं। मोहन और बैंसी जैसे परगना में हाकिम की नियुक्ति करता है, न्यायिक अधिकारी होता है। बख्शी यह रक्षा मंत्री के गौरव होता है। यह सेना को भर्ती कराना, प्रशिक्षण, अनुशासन के मामले देखता था। न्याय बख्शी यह सेना तथा किलों पर होने वाले खर्च का ध्यान रखता था। यह रेख का भी हिसाब रखता था। मीर मुंशी यह राजा की तरफ से पत्र व्यवहार करता था। सिकदार यह गैर सैनिक खर्चों का ध्यान रखता था। यह नगर प्रशासन संभालता था। यह मुगल प्रशासन में से मुगल प्रशासन से कोतवाल कहा गया था। फिर अगला है खानसामा। खानसामा खानसामा है यह राज्य की राज्य के महल की आवश्यकता में पूर्ति करता है। बस राजा यदि रानी को मैगी बनानी है तो मैगी के रानी को कोई भी चीज चाहिए तो खानसामा ला कर देगा किसको, रानी को। जय उद्योगों पर नियंत्रण रखता था। जैसे राजा के जो रसोई घर होते हैं उन पर जो भी सामान बनता है उन पर नियंत्रण रखता है, कोई जहर नहीं मिला दे। उद्योग धंधों पर उद्योगों पर नियंत्रण रखता था। यह एक ईमानदार और बेहद ईमानदार व्यक्ति होता था। यदि किसी ने जहर मिला दिया तो पहले ये खाता था, फिर सुबह में रानी को किसी को देता था। और कालांतर में इसे दीवान भी कहा जाता है। तो ताल लीजिए। अभी यही चल रहा है, राज्य को प्रशासनिक अधिकारी चल रहे हैं। 8वें नंबर पे अभी 8वें नंबर पे खानसामा। जय यह राजकीय महल की आवश्यकता पूर्ति करता है। यह राजकीय महल की आवश्यकता की पूर्ति करता था। पूर्ति करता था। यह एक बेहद ईमानदार व्यक्ति होता था। यह उद्योगों पर नियंत्रण रखता था। जहाँ खाने की चीजें बनती थी ना उन पर नियंत्रण रखता था। और इसे दीवान भी कहा जाता है। इसे दीवान बनाया गया। इसे कालांतर में से दीवान बनाया जाता है। कालांतर में से दीवान बनाया जाता है। जाने को जो भी आवश्यकता चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए तो यह राजा की महल की आवश्यकता की पूर्ति करता था। यह एक बेहद ईमानदार व्यक्ति होता था। यह उद्योगों पर नियंत्रण रखता था। कालांतर में से दीवान बनाया जाता है। राजकीय उद्योगों पर यह राजकीय है। यह राजकीय मतलब राजा के उद्योग। राजकीय मतलब राजा के उद्योगों पर नियंत्रण रखता था। उतार लीजिए, फिर से आगे लिखवाएंगे। देखो खानसामा यह राज के महल की आवश्यकता की पूर्ति करना है। राजा की जो महल की जितनी भी आवश्यकता है, रानी को जो भी चीज चाहिए वो उसकी आवश्यकता कौन करता है? खानसामा पूरी करता था। यह एक बेहद ईमानदार व्यक्ति होता था। राजकीय उद्योगों पर नियंत्रण रखता था। कालांतर में से दीवान बनाया जाता है। नैमित्तिक यह राजा का ज्योतिषी होता था। राजा ज्योतिषी। वकील यह राजधानी में सामंत का प्रतिनिधि होता है। किले का रक्षक होता है। जैसे आशा देवपुरा किले का रक्षक था। देवलीदार दरवाजे का रक्षक होता है, जिसे द्वार पर कहते हैं। खानसामा यह राजकीय महल की आवश्यकता की पूर्ति करता था। यह एक बेहद ईमानदार व्यक्ति होता था। यह राज के उद्योगों पर नियंत्रण रखता था। कालांतर में से दीवान बनाया जाता है। नैमित्तिक यह राजा का ज्योतिषी हुआ करता था। किले का रक्षक और आशा देवलीदार दरवाजे का रक्षक द्वारा। अब हम पढ़ेंगे न्यायिक प्रशासन। न्यायिक प्रशासन में राजा सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। राजा मृत्युदंड तथा बड़े मामलों को ही, बड़े अपराधों के मामले देखता है राजा। छोटे मामले यदि एक जाति का मामला है तो जातीय पंचायत द्वारा, यदि बड़ा मामला है तो
ग्राम पंचायत द्वारा मामले देखे जाते हैं। खालसा में खालसा में जो खालसा में हाकिम है, खालसा में जो हाकिम यह न्यायिक अधिकारी होता है। और जबकि जो खास जागीर में सामंत होता है। जागीर के मामले सामंत द्वारा न्याय किया जाता है। तो न्याय एक पहले न्याय कैसे किया जाता, धर्म शास्त्रों के आधार पर न्याय किया जाता था। पहले का न्याय जो शीघ्र एवं सस्ता था, और शीघ्र एवं सस्ता था, वह दंड है जो सरल था। तो अब न्यायिक प्रशासन लिखेंगे। अब अगली आदि नाम दे न्यायिक प्रशासन। न्यायिक प्रशासन, राजा सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। राजा सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। देखो, न्यायिक प्रशासन, राजा सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। राजा ही न्याय करता है, लेकिन राजा जो न्याय करता है यह हत्या के मृत्यु दंड व बड़े अपराध के मामले देखता है। यदि छोटे मामले देखने लगा तो राजा के पास टाइम नहीं बचेगा। तो राजा, लेकिन यह मृत्यु दंड तथा बड़े अपराध के मामले देखता है। कौन? राजा। छोटे मामले जातीय पंचायत और ग्राम पंचायत द्वारा देखे जाते हैं। यदि एक जात का मामला है तो जातीय पंचायत, यदि एक से बड़ा मामला है तो ग्राम पंचायत द्वारा देखे जाते हैं। खालसा क्षेत्र में हाकिम न्यायिक अधिकारी होता है। तो खालसा क्षेत्र में जो भी मामला होता है उसका जो सुलझावड़ा कौन करवाता है? हाकिम। हाकिम को भी न्याय करने वाला अधिकारी होता है। यह खालसा क्षेत्र का। जागीर में सामंत द्वारा न्याय किया जाता है। अपराध व्यक्ति के खिलाफ माने जाते हैं। धर्म शास्त्रों के आधार पर न्याय किया जाता है। सामाजिक और धार्मिक स्थिति के आधार पर दंड दिए जाते हैं। सामाजिक और धार्मिक स्थिति, यदि कोई ब्राह्मण है तो उसे कम दंड दिया जाएगा। दंड अत्यधिक क्या आते साल थे पहले के। न्याय भी शीघ्र व सस्ता था। जैसे आज कुछ भी मामला हो गया तो हाथों हाथ तुरंत पंचायत भेज देती, हाथों हाथ सुलझा देती थी, और कोई पैसे नहीं रखते थे। कई सामंतों के पास शरण देने का अधिकार होता था। यदि कोई अपराध करके अगर सामंतों ने उससे वो शरण दे दी तो वह जो अपराध करके आया व्यक्ति वह बच जाया करता था। अतः इससे कई बार बड़े अपराधी बच जाया करते थे। पहले गवाही तथा मुकदमों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं लिखा जाता। जैसे पहले कुछ भी मामला होगा तो पहले लिखवाई या मुकदमे नहीं हुआ करते थे। अब तो यदि किसी ने कुछ कांड कर दिया तो वह पहले पुलिस जाएंगे, पुलिस थाने जाएंगे, पुलिस उसके बाद में फाइल लिखेगी, मतलब एप्लीकेशन लिखे, एप्लीकेशन के बाद में फिर वकील करेंगे। वकील बहुत सारा पैसा खर्च होता है। फिर पैसे ज्यादा खर्च होता है, न्याय भी हो नहीं पाता है, लंबा चलता है। तो राजा सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता था, लेकिन वह मृत्यु दंड तथा बड़े अपराध के मामले देखता था। छोटे मामले जातीय पंचायत और ग्राम पंचायत द्वारा देखे जाते हैं। खालसा क्षेत्र में हाकिम न्यायिक अधिकारी होता था। जागीर में सामंत द्वारा न्याय किया जाता था। अपराध व्यक्ति के खिलाफ माने जाते हैं। धर्म शास्त्रों के आधार पर न्याय किया जाता था। सामाजिक और धार्मिक स्थिति के आधार पर दंड दिए जाते थे, और न्याय शीघ्र और सस्ता था। कई सामंतों के पास शरण देने के अधिकार थे, अतः इससे कई बार बड़े अपराधी बच जाया करते थे। पहले गवाही तथा मुकदमों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था। अब इसके बाद में देखेंगे भू राजस्व प्रशासन। न्यायिक प्रशासन के बाद में भू राजस्व प्रशासन देखेंगे। दूसरा है भू राजस्व प्रशासन। भू से भूमि राजस्व में, राजस्व मतलब टैक्स प्रशासन, भू राजस्व प्रशासन। इसमें भूमि दो प्रकार की होती है। तो इसमें लिखना है वो भूमि कितने प्रकार की, जमीन कितने प्रकार की, दो प्रकार। भूमि दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली कैसी भूमि और दूसरी चरणोता भूमि। कैसी भूमि जिस पर हम कैसे करते हैं,
और कैसी भूमि दो प्रकार की होता है, चलना होता भूमि है ना। अब दूसरी लिखना है चलना होता भूमि। चलना होता भूमि जहाँ जहाँ गाय भैंस से चलता है उसे चलना होता भूमि कहा जाता है। इसे गोचर भी कहा जाता है, इसे गोचर भी कहा जाता है। यह एक सार्वजनिक भूमि होती है, यह एक सार्वजनिक भूमि होती है। इस पर सभी इस पर सभी लोगों का इस भूमि पर सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता है, सामूहिक अधिकार होता है। चरना तो वही जहाँ गाय बाहर ये चलती है, इसे गोचर भी कहा जाता है। यह एक सार्वजनिक भूमि होती है जिस पर इस भूमि पर सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता है। तो उतार लीजिए किस साल वो लिखवाएंगे। देखो, भूमि राजस्व प्रशासन, भूमि में राजस्व प्रशासन। भूमि दो प्रकार की होती है, कैसी भूमि, चरणोत्तर भूमि। चरणोत्तर इसमें इसे गोचर भी कहा जाता है। यह एक सार्वजनिक भूमि होती है, इस पर सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता है। राजा इसे खालसा में नहीं मिला सकता, अपने क्षेत्र में नहीं मिला सकता है राजा। कैसी भूमि दो प्रकार की होती है, उन्नाव या पीवल भूमि। इसमें सिंचाई के कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नलकूप, कुएं, तालाब। बारानी भूमि, यह भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर होती है। यदि वर्षा आएगी तभी यह इसमें क्या होगी, सिंचाई हो पाएगी। भूस्वामी भूमि पर किसका अधिकार होता है, तो सैद्धांतिक राजा भूमि आवंटित करता है। भूमि जब तक किसान उसको टैक्स देता रहेगा जब तक भूमि किसकी रहेगी, किसान की। जिस दिन किसान टैक्स देना बंद करेगा यह भूमि राजा की हो जाएगी। तो भूमि पर अधिकार किसका होता है, सैद्धांतिक रूप से राजा का होता है, व्यवहारिक रूप से किसान का होता है। तो कल हम देखेंगे किसान के दो प्रकार होते हैं, तो कल पढ़ेंगे। तो भूमि दो प्रकार की होती है, कैसी वचन होता है, चरण होता है, इसे गोचर भी कहा जाता है। यह एक सार्वजनिक भूमि होती है, इसका सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता है। राजा इसे खालसा में नहीं मिला सकता। कैसी भूमि दो प्रकार की होती है, उन्नाव पीवल, इसमें सिंचाई के कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया जाता है, नलकूप, कुएं, तालाब। यह भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर होती है। भूस्वामित्व भूमि का अधिकार, सैद्धांतिक रूप से राजा का, व्यवहारिक रूप से किसान। अब दो पढ़ेंगे कल हम, किसान दो प्रकार होता है, बापीदार किसान और गैर बापीदार। बापीदार किसान जो किसान जिनकी खुद की भूमि होती है, उनमें वो कुएं खोदवा सकते हैं, कुछ मतलब सारे काम कर सकते हैं। वो यदि कहीं बाहर अकाल के समय बाहर चले जाते हैं तो उन पर राजा उस भूमि को खालसा में नहीं मिला सकता है। तो वो भूमि होती है। गैर भूमि जिस पर किसान, गैर खुद की भूमि नहीं होते, किसान दूसरों की भूमि पर जो फसल उगाता है उसको गैर बापीदार भूमि कहा जाता है। तो कल पढ़ेंगे। आज के लिए तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।